वेस्ट बंगाल और असम में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। रैलीस में लाखों की भीड़ है, झंडे ले रहे हैं और लाखों लोग अपना काम अपना धंधा छोड़कर रैलीस में गला फाड़ रहे हैं। आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है? आपको लगता है ये देश प्रेम का जश्न है? एक्चुअली में ये एक मेगा कॉर्पोरेशन का कस्टमर एक्विजिशन कैंप चल रहा है, जिसमें आप वोटर नहीं हो, आप सिर्फ एक कस्टमर हो और आपका खून इनका मार्केटिंग बजट है। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे हजारों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिकल और फाइनेंशियल डेटा को डीप स्टडी किया है। मैं कोई हैकर नहीं हूँ और न ही मेरे पास कोई खुफिया फाइल्स है। मैं बस उन डॉक्यूमेंट और न्यूज आर्टिकल को पढ़ता हूँ जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाना चाहता है। इंटरनेट पर सेल कंपनीज, बेनामी प्रॉपर्टीज और इलेक्शन फंडिंग का इतना डेटा बिखरा पड़ा है कि अगर मैं उन सभी आर्टिकल के डॉट कनेक्ट करके या एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूं तो कल सुबह इस देश में भूचाल आ जाएगा। मुझे पता है कि न्यूज के पीछे का असली सच क्या है, कौन सा बिल्डर किसको इनडायरेक्टली फंड कर रहा है और कौन सा कॉर्पोरेट किस मीडिया हाउस को पर्दे के पीछे से चला रहा है। लेकिन मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे गायब नहीं होना है, मुझे ईडी और सीबीआई के नोटिस नहीं झेलना है और न ही मुझे करोड़ों का डिफेमेशन केस में फंसना है। लेकिन नाम छोड़कर मैं आपको इनका पूरा बिजनेस मॉडल इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि अगली बार जब आप किसी नेता को टीवी पर देखोगे तो आपको उसका चेहरा नहीं, उसकी बैलेंस शीट नजर आएगी। ये कोई लेफ्ट, राइट या सेंटर की बात नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सब अलग अलग ब्रांड नेम्स है पर इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है और उस कंपनी का एक ही मोटिव है, पावर, कंट्रोल और आपकी जेब का आखिरी रुपया। स्वागत है इजी पिन कोड पर, डिकोडिंग मनी, पावर एंड मॉडर्न इंडिया। आज का एपिसोड वीक दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज इस मास्क के पीछे से जो सच निकलने वाला है वो आपके सारे भ्रम को तोड़ देगा। एक आम हिंदुस्तानी को बचपन से एक ही मैट्रिक्स में फंसा दिया जाता है, पढ़ाई करो, डिग्री लो और 6 लाख के पैकेज के लिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी में दिन के 12 घंटे अपनी आत्मा बेच दो। अब पूरी जिंदगी एफडी, म्यूचुअल फंड और ईएमआई में उलझे रहते हो। आपका सपना होता है 12% का रिटर्न, लेकिन इस देश का सबसे स्मार्ट लोग आईटी कंपनी या स्टार्टअप नहीं खोलते, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एंजल इन्वेस्टमेंट बन चुका है। जरा ध्यान से सोचिए, एक एमएलए या एमपी की ऑफिशियल तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख रुपये महीना। तो फिर एक लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक क्यों फूके जाते हैं? एक रैली में 500 गाड़ियों का कॉन्वे, हर गांव में लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी सेल की 1000 लोगों की सैलरी, ये 100 करोड़ का केस कहां से आता है और क्यों लगाया जाता है? देश की सेवा करने के लिए? भाई 100 करोड़ लगाकर कोई सेवा नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट है। नेता को पता है कि अगर मैं आज 50 करोड़ लगाता हूँ और पावर में आता हूँ तो आने वाले 5 सालों में ये 50 करोड़ कम से कम 500 से 1000 करोड़ में कन्वर्ट होगा। 2000% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना रिटर्न तो स्कैम वाले क्रिप्टो कॉइन ने भी नहीं दिया था। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चलता कैसे है और इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। सबसे पहले और सबसे लंबा चलने वाला धंधा है इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट। शेयर मार्केट में अगर किसी सीईओ को पहले से पता हो कि उसकी कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और वो शेयर खरीद ले तो सेबी उसको उठाकर जेल में डाल लेती है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और नेताओं के लिए यही चीज लीगल है। इसे ये लोग मास्टर प्लान या विकास कहते हैं। मान लीजिए सरकार एक नया एक्सप्रेसवे, एक बड़ा एयरपोर्ट या कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाली है। पब्लिक को और मीडिया को इसकी भनक लगने से 1 साल पहले उस एरिया के नेता और उसके मंत्रियों को मैप क्लियर होता है। उन्हें पता होता है कि हाईवे किस गांव से निकलेगा। रातों रात उस बंजर जमीन को कौड़ी के भाव खरीदना शुरू किया जाता है। नेता अपने नाम पर नहीं खरीदते, उसकी माँ, उसका ड्राइवर, उसका पीए और 10 बेनामी सेल कंपनीज के नाम पर हजारों एकड़ जमीन लॉक कर ली जाती है। किसानों को लगता है उसे अच्छा दाम मिल गया और फिर 6 महीने बाद न्यूज चैनल पर ढोल बजते हैं, देश बदल रहा है, नया मेगा हाईवे पास। रातों रात उस जमीन का रेट 1000 गुना बढ़ जाता है। जो जमीन 5 लाख की थी वो 50 करोड़ की हो जाती है। एक सिंगल सिग्नेचर से इन्होंने 1000 करोड़ का वेल्थ जनरेट कर लिया बिना 1 रुपए का टैक्स भरे। और आप वही 5000 का टैक्स बचाने के लिए सीए के आगे भीख मांग रहे होते हो। अब नेता के पास जमीनों और ठेकों से ट्रक भर भर के केस आ गया, ब्लैक मनी। पर उस ब्लैक मनी से वो लंदन में प्रॉपर्टी या मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे? उसे वाइट करना पड़ेगा। पहले लोग स्विस बैंक जाते थे, हवाला करते थे, अब इनका धंधा कॉर्पोरेट हो चुका है। इन्होंने ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बनाई है जिनकी पूजा इस देश के मिडिल क्लास खुद करते हैं। कभी नोटिस किया है इस देश में लगभग हर बड़े नेता का अपना एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज या कोई मैसिव चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। आपको क्या लगता है इनको इस देश के यूथ के एजुकेशन की बड़ी चिंता है? इनको लगता है कि देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा? घंटा, ये कॉलेजेस एजुकेशन के मंदिर नहीं है, ये इनकी व्हाइट मनी बना
बनाने की फैक्ट्री है। इनके पास तो हजारों करोड़ का केस होता है। वो इन कॉलेजेस में कैश डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा और फेक एडमिशन के नाम पर बैकडोर से एंट्री मारता है। कागजों पर दिखाया जाता है कि 5000 बच्चों ने एडमिशन लिया है, जबकि असल में सिर्फ 2000 बच्चे होते हैं। बाकी के 3000 फेक बच्चों की फीस इनका अपना ब्लैक मनी होता है। एक बार वो पैसा कॉलेज के बैंक अकाउंट में आ गया, बूम, वो व्हाइट हो गया। और एजुकेशनल ट्रस्ट होने की वजह से इनको टैक्स में भी मैसिव छूट मिलती है। आपका बाप अपनी पूरी जिंदगी की पीएफ सेविंग अपनी जमीन गिरवी रखकर इन प्राइवेट कॉलेज की 20 लाख की फीस भरता है। आप रात रात भर पढ़कर एक ऐसी डिग्री लेते हो जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। आप 4 साल बाद बेरोजगारी में सड़क पर खड़े होते हो, पर उस नेता का कॉलेज अगले साल एक नया कैंपस खोल देता है। आपकी पूरी जनरेशन का टाइम, पैसा और एनर्जी इनकी लॉन्ड्री मशीन का फ्यूल बन चुका है। सेम यही मॉडल इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता है। कोविड के टाइम पर जब लाशें सड़कों पर पड़ी थी, तब इनके हॉस्पिटल में बेड के नाम पर 5-5 लाख रुपए केस में लिए जा रहे थे। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सीधा इनकी अगली इलेक्शन रैली का बजट में गया। इस देश में मौत भी इनके लिए एक प्रॉफिटेबल इवेंट है, लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट और कॉलेज से इनकी भूख शांत नहीं होती। इन्हें डेली कैश फ्लो चाहिए, हर दिन का करोड़ रुपया, और वो आता है ठेकेदारी से। तो टेंडर एंड कमीशन माफिया, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो या आपका अपना शहर, सरकार पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल हजारों करोड़ का टेंडर निकालती है। नए फ्लावर्स, रोड, वाटर प्रोजेक्ट, रूल के हिसाब से सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस कंपनी को ठेका मिलना चाहिए, राइट? लेकिन सच्चाई क्या है? ठेका हमेशा उसी कंपनी को मिलता है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस लोकल एमएलए या मिनिस्टर के साथ उठना बैठना हो। और यह एंट्री होती है द 14% रूल की। अगर 100 करोड़ का एक ब्रिज बनने का टेंडर पास हुआ है, तो उसमें से 30 से 40 करोड़ सीधा टेबल के नीचे से सूटकेस में भरकर वापस नेता की जेब में चला जाता है। बचा 60 करोड़, उसमें से ऑफिसर अपना कमीशन खाता है, ठेकेदार अपना प्रॉफिट निकालता है। एंड में सिर्फ 20 से 25 करोड़ का घटिया सस्ता सीमेंट और सरिया उस ब्रिज में लगाया जाता है। और इसका रिजल्ट 6 महीने बाद पहली बारिश आते ही वो ब्रिज ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। नए बने हुए एक्सप्रेस वे पर बारिश में गाड़ियां डूबने लगती है। सुनने में लगता है करप्शन है। भाई, ये करप्शन नहीं है, ये धंधा है। जब आप अपनी बाइक पर ऑफिस जा रहे होते हो और सड़क पर एक गड्ढे की वजह से आपका एक्सीडेंट होता है और पीछे से आती हुई ट्रक आपको कुचल देती है, वो गड्ढा नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था। वो गड्ढा उस 40% कमीशन का नतीजा था। आपकी मौत का पैसा उस नेता के बेटे की नई स्पोर्ट कार खरीदने में जा चुका है। आप डायरेक्ट टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, टोल टैक्स भरते हो, और बदले में आपको मिलता है मौत का रास्ता। और हम इतने हेल्पलेस हैं, अगले दिन वही रास्ते पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि जॉब पर जाना है, बॉस को रिपोर्ट करना है, ईएमआई भरनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये धंधा इतना क्लियर है, अगर हमारा नंगा नाच बनाया जा रहा है, तो 140 करोड़ लोग इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? हम चुप क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको द मैट्रिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में बहुत बुरी तरह उलझा दिया है। इनका आईटी सेल दिन रात आपके फोन में जहर घोल रहा है। आपको रोज सुबह उठकर बताया जाता है कि खतरा आपके पड़ोसी से है, खतरा दूसरे धर्म से है, खतरा उस जाति से जिसने आपका रिजर्वेशन ले लिया है। इन्होंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर डिबेट में इतना थका दिया है कि आपका दिमाग एक्चुअल मुद्दों पर सोचने की हालत में नहीं बचा। आप टीवी खोलते हो, शाम के 8 बजे न्यूज एंकर आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। दो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता ऐसी गाली गलौज करते हैं जैसे एक दूसरे का खून पी जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाई, वो एक स्क्रिप्ट है, वो WWE चल रहा है। कैमरा ऑफ होने के बाद वही दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर ताज होटल में जाते हैं, जहाँ इनके बच्चे एक दूसरे के साथ बैठकर इंपोर्टेड स्कॉच पीते हैं। इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी बस एक ही है, पैसा और पावर। झगड़ा आपका है। आप इनकी रैलियों में जा रहे हो, आप अपने पुराने दोस्तों से लड़ रहे हो रिलीजन के नाम पर, और वहाँ नेताओं के बच्चे लंदन और न्यूयॉर्क के टॉप बिजनेस स्कूल में सेफली पढ़ रहे हैं, ताकि 10 साल बाद वो आकर वापस आपके बच्चों पर राज कर सके। ये द बिलियनर पॉलिटिशियन क्लब है, और आप इस क्लब के मेंबर नहीं हो। आप सिर्फ इस क्लब के बिल भरने वाले मजदूर हो, जिनकी किसी भी पार्टी की सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत दर्द होता है भाई, जब इस देश का युद्ध जिसमें आगे जिसमें कुछ बड़ा करने का जोश है, वो अपने सारे सपने मारकर आईपीएल पर सट्टा लगा रहा है और फैंटेसी लीग में अपने 1000 रुपए उड़ाता है। दर्द होता है जब एक बाप पूरी उम्र टैक्स भरने के बाद सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर जाता है। इस सिस्टम का कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पहले इस ब्लाइंड डिवोशन को खत्म करो। किसी भी नेता को अपना हीरो, अपना मसीहा या अपना बाप मानना बंद करो। वो आपके एम्प्लॉय है, वो हमारी सेवा करने के लिए है। उनसे वही सवाल पूछो जो आप अपने ठेकेदार से पूछते हो। अपनी वफादारी किसी झंडे या पार्टी को मत दो। अपनी वफादारी अपने बैंक अकाउंट, अपनी फैमिली और अपने रियल स्किल को दो। अपनी खुद की नेटवर्क इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कल को अगर ये सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो तो आपके पास इतना एफयू मनी हो कि आप अपने परिवार को इस कीचड़ से बाहर निकाल सको। मेरा नाम
मेरी आइडेंटिटी, मेरा चेहरा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये सच मायने रखता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की एक भी नस खोली हो तो इसे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो जहाँ लोग अभी भी नेताओं के भजन गा रहे हो। एम करते हैं इस वीडियो में 50 लाइक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो एंड आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। वेक अप नाउ। और आप इंडिया की पहली यूजलेस जनरेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और ब्रूटल एक्सपोज के साथ। डिकोडिंग मनी, पावर एंड मॉडर्न इंडिया। स्टे शार्प, स्टे अवेयर।